अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज़ पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट स्टेप देखा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया था। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन वाले दो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पायरिक एसिड लास्ट स्टेप में बना था उसकी अब ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पायरिक एसिड का 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड के अंदर और डी कार्बोक्सिलेशन भी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और 3 कार्बन वाला कंपाउंड 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, यही एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा एक कोएंजाइम ए के साथ और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा और साथ में एट द सेम टाइम ये इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। मीन्स कि ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ऑक्सीडेशन क्या थी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ये जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा वो हाइड्रोजन एक NAD के मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देंगे, मीन के उसको हाइड्रोजन दे देंगे तो वो रिड्यूस होकर NADH बना देगा। इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और फिर हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या बनेगी पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन में? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है और इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है कि इसने ऑक्सीडाइज, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने NAD को रिड्यूस किया है। अब नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। दैट इज़ द मेन साइकिल दैट हैपेंड इन रेस्पिरेशन और वी कैन सी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इस रिएक्शन इस साइकिल में क्या होता है कि लास्ट स्टेप में जो दो कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था वो अब सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर होगा और इसने यहाँ पे क्या करना है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसने यहाँ पे एंटर होके साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इसने इसके साथ रिएक्ट करना है। 4 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोएंजाइम में खुद कितने वाला था? 2 कार्बन वाला। तो ओवरऑल हमारे पास 6 कार्बन वाला एक न्यू कंपाउंड बनेगा एंड दैट इज सिट्रेट। 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है सिट्रेट। और यहाँ पे जो कोएंजाइम ए लास्ट स्टेप में एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ था वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। कोएंजाइम ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा या रीजनरेट हो जाएगा और जो हमारे पास 2 कार्बन वाला एसिटाइल था वो 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि जो ये सिट्रेट बना था अब इसने अपने ही आइसोमर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाना है और जब ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में तो आइसोसिट्रेट नेक्स्ट क्या करेगा, आइसोसिट्रेट ने एक और NAD के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है, मीन उसने खुद ऑक्सीडाइज होना है और एक NAD के मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन देनी है जो कि NADH में कन्वर्ट हो जाएगी और खुद इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी, मीन की कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा। पहले 6 कार्बन वाला कंपाउंड था तो 1 कार्बन का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो पीछे कितने कार्बन वाला कंपाउंड बचेगा? 5 कार्बन वाला एंड दैट इज अल्फा कीटो ग्लिटरेट। ये जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लिटरेट ये अगेन ऑक्सीडाइज होगा और इसने क्या करना है, फिर एक और NAD के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है। इसकी खुद की अगेन डी कार्बोक्सिलेशन होनी है, मीन कि एक और कार्बन का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। 5 कार्बन वाले में से एक और कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो पीछे कितने कार्बन वाला बचेगा? 4 कार्बन वाला कंपाउंड एंड दैट विल बी सक्सिनेट मॉलिक्यूल आएगा। अब ये जो सक्सिनेट का मॉलिक्यूल है जब ये बनता है तो इस स्टेप में ही हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिससे क्या होगा कि एक ATP के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होगी। दैट इज द फर्स्ट ATP जो कि क्रेब्स साइकिल में बन रही है। इससे पहले 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने हैं लेकिन ATP का जो मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट वन है जो कि यहाँ पे बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये सक्सिनेट बना था इसने ऑक्सीडाइज हो जाना है, इसने अगेन ऑक्सीडाइज होके फ्यूमरेट बनाना है, मींस के सक्सिनेट 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और फ्यूमरेट भी 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड होता है। बस इसने क्या करना है कि हाइड्रोजन रिलीज करनी है और NAD के मॉलिक्यूल को यहाँ पे FAD के मॉलिक्यूल को, पीछे NAD का मॉलिक्यूल था अब ये FAD के मॉलिक्यूल को FADH2 में कन्वर्ट करता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को। इसकी रिडक्शन करेगा FAD के मॉलिक्यूल की, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फ्यूमरेट बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा फ्यूमरेट मॉलिक्यूल के अंदर और फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट। मैलेट इज आल्सो
4 कार्बन कंपाउंड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैलेट अगेन रिड्यूस होगा, रिड्यूस हो रहा है मीन्स के सॉरी अगेन रिड्यूस एन NAD। मैलेट ने अगेन एक NAD के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है, खुद इसने ऑक्सीडाइज होना है, मीन के एक और NADH बनेगा हमारे पास। और ऑक्सैलो एसीटेट जो था 4 कार्बन कंपाउंड जो क्रेब्स साइकिल में स्टार्ट में था, जिसने 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट किया था, वो रीजनरेट हो गया। यहाँ पे मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा जब मैलेट की ऑक्सीडेशन होगी और एक NAD के मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी, तो ऑक्सैलो एसीटेट अगेन बन गया जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में स्टार्ट में था, जिसको यूज़ किया था 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ने साइकिल में एंटर होते वक्त। यहाँ से अगेन हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो बन गया, तो यहाँ से साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाएगा। दैट वाज द क्रेब्स साइकिल। अब लेट्स सी दी इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुवेट के 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, वो जब एंटर हुआ तो इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई, मीन के 3 कार्बन वाले कंपाउंड से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड में, 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी और एक NAD मॉलिक्यूल की रिडक्शन, पहला NAD मॉलिक्यूल यहाँ पे बना और ये क्या करेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा, दैट इज द 2 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन में सिर्फ एक NADH मॉलिक्यूल ही बनता है, लेकिन रिमेंबर दैट एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने थे, हम एक पायरुवेट की बात कर रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन हुई, दोनों की ऑक्सीडेशन होनी है, तो हमारे पास एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में 2 NADH बनेंगे। कैसे, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो उन दोनों पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, एक पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से एक NADH, दूसरे की से 2 स्टार, तो टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 NADH बनेंगे पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के स्टेप में। अब इसने ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये है, यहाँ से ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, दैट इज द क्रेब्स साइकिल। ये ऑक्सैलो एसीटेट मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इसने इसके साथ रिएक्ट करना है, खुद ये 2 कार्बन वाला था, 2 कार्बन और 4 कार्बन मिलकर 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएंगे सिट्रेट। कोएंजाइम है जो इसके साथ पिछले स्टेप में ऐड हुआ था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, अब ये जो सिट्रेट है इसने क्या करना है, ये अपने ही आइसोमर 6 कार्बन वाले आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आइसोसिट्रेट की डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, 1 कार्बन रिमूव हो गई, पीछे रह गया 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लिसरेट और साथ में ही इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी इसने हाइड्रोजन रिलीज किए, वो हाइड्रोजन आ गए NAD के पास, उसने मिलकर क्या बना दिया, NADH। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अब ये जो अल्फा कीटोग्लिसरेट 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना, इसने अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, डीकार्बोक्सिलेशन हुई मीन की, और एक NAD का मॉलिक्यूल अगेन NADH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसी स्टेप में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक GTP का मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ मिलकर GTP बना सकता है या फिर एक ATP बना सकता है। मीन के फॉस्फेट तो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्रेब्स साइकिल जो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप तो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये GTP भी प्रेजेंट है। अब इनके दरमियान बॉन्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहाँ से इन्होंने यूज करनी है और ADP ने ATP में कन्वर्ट हो जाना है। और अल्फा कीटोग्लिसरेट इटसेल्फ क्या होगा, 5 कार्बन वाला था, 1 कार्बन रिलीज कर दिया तो 4 कार्बन वाले सक्सीनेट में कन्वर्ट हो गया। अब सक्सीनेट अब क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यही हाइड्रोजन FADH को क्या करेंगे, FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देंगे और खुद फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड है। 4 कार्बन वाले कंपाउंड के अगेन वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये कह लें कि इसकी रीअरेंजमेंट होगी और ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलेट की फिर से ऑक्सीडेशन होनी है, इसने क्या करना है, हाइड्रोजन रिलीज करनी है, इसी हाइड्रोजन ने NAD को NADH में कन्वर्ट कर देना है और खुद ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाना है। दैट वाज एक्चुअली दी कैलो के रिएक्टेंट था जो कि क्रेब्स साइकिल में हमने यूज़ किया था, वो हमने रीजनरेट करवा लिया और यही हमने रीजनरेट करना था। इस तरह से यहाँ से साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाएगा और ये चलता रहेगा। अब क्रेब्स साइकिल में NADH कितने बने, 3 NADH बने, एक FADH बना और एक ATP मॉलिक्यूल बना। हम इन सबको मल्टीप्लाई 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो उन दोनों ने क्रेब्स साइकिल में एंटर होना है, उन दोनों की ऑक्सीडेशन होनी है, तो इसलिए जितने भी हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने हैं उनको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। इस तरह जो ओवरऑल एनर्जी यील्ड होगी उसको मल्टीप्लाई 2 से करना है। मीन के NADH के टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, FADH के 2 मॉलिक्यूल्स और ATP के 2 मॉलिक्यूल एक क्रेब्स साइकिल के दौरान जब 2 पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होकर इसके अंदर एंटर होंगे। तो ओवरऑल हमारे पास इस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन होती है क्रेब्स साइकिल में। अब यहाँ पे ये है कि अभी भी ATP का मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही बार यूज़ हो रहा है, लेकिन NADH जो है वो, अगर हम बात करें कि एक पायरुविक एसिड की तो 3 और अगर हम 2 पायरुविक एसिड्स की बात करें तो वहाँ पे टोटल ओवरऑल 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।
ये था क्रेब्स साइकिल। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि यही यहाँ पे जो NADH बने हैं वो रेस्पिरेटरी चेन में जाते हैं और वहाँ से हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक ऑक्सीडेटिव चेन ही है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।